Hello everyone, this is Manjeet Bhardwaj, your chemistry lecturer. Welcome to अवंती क्लासेस। आज हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। सभी को स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है? यस और नोट प्लीज टेल मी। बेटा ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। सेकंड थिंग, ये नीट और आईआईटी के सिलेबस में है, तो वहां के हिसाब से हम आपको करवाने वाले हैं। दूसरा, इस सिलेबस के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एट एवरी कॉस्ट आनी चाहिए, तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डोंट वरी, इसको 4 लेक्चर्स में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर बेटा? क्या वो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जस्ट टेल मी, इज दिस द स्क्रीन इज शेयर टू यू और नॉट? स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक टू बी कवर्ड, इस लेसन के अंदर हम कौन कौन से, इस चैप्टर में इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। सेकंड है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इंट्रोडक्शन के अंदर नथिंग स्पेशल इन इट। इंट्रोडक्शन क्या बताता है आपको? स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, और उसका कुछ मास हो, कंटेन्स मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। ये मैटर की डेफिनेशन है। स्टेट ऑफ मैटर बात कर रहे हैं हम, तो मैटर की डेफिनेशन डेफिनेटली हमें आनी चाहिए। मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? मैटर मिलकर बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बनता है, सिंपल है ना। और मैटर की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन के बिना डिफाइन नहीं हो सकती। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। सिंगल लाइन, बॉटम लाइन डेफिनेशन केमिकल प्रॉपर्टी की, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो यानी केमिकल रिएक्शन से ये किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ नहीं करता है, क्या बनाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है मैटर, ठीक है, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट होते हैं, ठीक है। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। मैटर क्लासिफाइड, तो मैटर को हम जनरली 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 क्लासिफिकेशन है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 और हैं, ये सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन 9th क्लास में आपने 2 और क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्या थी? अगर मैटर को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, बहुत ज्यादा, इतना गर्म कि मैटर के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएं, प्रोटॉन अलग हो जाएं, अलग हो जाए, और वो सब, वो भी जरूरत से ज्यादा गर्म कर दे और वो भी टूट जाएं, प्रोटॉन भी टूट गए, न्यूट्रॉन भी टूट गए, इलेक्ट्रॉन भी टूट गए, समझ गए। तो जब जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है। और एक और स्टेट है, 5 स्टेट होती है मैटर के, उसको बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेट है बोस-आइंस्टीन स्टेट। जब मैटर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व होना बंद हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन स्टेट। दोनों स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर कॉमन सेंस था कि आपको वो पता होनी चाहिए कि 2 स्टेट और होती हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है ना, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन द वेरियस गिव्स टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो सॉलिड, कोई सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, कोई लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, कोई गैस गैस क्यों होती है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस हिसाब से, ज्यादा अट्रैक्शन है तो सॉलिड होगा, कम अट्रैक्शन है तो लिक्विड होगा। और अगर अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर है, अगर अट्रैक्शन लगभग लगभग ना के बराबर है तो हम उसको बोलेंगे वो गैस है। समझ रहे हो आप? तो हम उसको गैस बोलते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस काम करते हैं, ओके। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का अब आपको पता लग गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो कैसे वर्क करते हैं, क्लियरली, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद फर्दर ऑन। वेट ए मोमेंट गाइस। ओके, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या आपको समझ में आ गया?
गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वाइल सॉलिड हैव द, तो देखिए गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है ना, इसीलिए वो सॉलिड है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई वो सॉलिड। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था लेसन का। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी वो फोर्स होती है जो किसी मॉलिक्यूल को सॉलिड लिक्विड या गैस बनाती हैं, उन्हीं फोर्स के ऊपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। द फर्स्ट स्लाइड इज हियर। Molecules like solid, liquid or gases exhibit forces of attraction while they are intermolecular, which are called intermolecular forces। तो उनको intermolecular force का मतलब दो molecules एक दूसरे को जिस force of attraction से खींचते हैं, जिसके कारण वो या तो वो पूरे molecules हमें solid नजर आएंगे या liquid नजर आएगा या गैस में forces of attraction नहीं होती या बहुत 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 कम होती हैं। अगर उनके molecule आपस में एक दूसरे के थोड़ा बहुत पास हैं तो गैसेस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन बहुत कम, और अगर वो दूर है तो फिर तो कभी भी नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से कोई चीज सॉलिड लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होती है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसके अब पार्ट की बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल एक पर्सन था जिसने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिफाइन किया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कितने तरह की होती हैं। ये वंडरवाल ने सबसे पहले डिफाइन किया था। तो वो तीन तरह की होती हैं। सबसे पहला है डाइपोल। डाइपोल तीन के अलावा भी होती है लेकिन वंडरवाल ने तीन तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ढूंढी थी मॉलिक्यूल्स के बीच में, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक है डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका एक और नाम है लंदन फोर्सेस। अब लंदन फोर्सेस, लंदन एक पर्सन था जिसने इन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लंदन एक पर्सन था जिसने डिस्पर्शन फोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, हालांकि ढूंढा था वंडरवाल ने ही। ठीक है, तो ये इतने टाइप की फोर्सेस होती हैं। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस और नोट, जस्ट नेम दिए हैं मैंने, इसके अलावा भी कुछ नेम्स हैं वो आगे पढ़ेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यस और नोट गाइस, जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। बताइए यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस, यहां तक सबको क्लियर है क्या? ओनली गुलशन, गुलशन ने सिर्फ मुझे बताया कि ठीक है सर समझ आ गया। और एनीवन एल्स? यस और नोट? यश, ओके, एंड मोर? इंसा, इज इट इंसा? ओके, प्रभात क्लियर है? ओके बेटा, गौरव, ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फोर्स थी जो वंडरवाल ने बताई कि ये तीन फोर्स तो होती हैं। ठीक है, लंदन ने भी उसके अंदर हेल्प किया, लंदन फोर्सेस बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स को, लंदन भी बोलते हैं। इसके अलावा डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल इंडिविजुअल, है ना, इन सबको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हम। अब इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस और थी जो बाद में मिली, वो थी आयन डाइपोल। आयन डाइपोल देखिए, और एक है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस वंडरवाल फोर्सेस नहीं है, नोट वंडरवाल फोर्सेस, नोट, नोट वंडरवाल। ठीक है, तो ये वंडरवाल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये फोर्सेस वंडरवाल नहीं है, नोट। बट ये भी हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, बट वंडरवाल ने नहीं ढूंढी तो इसलिए वंडरवाल नहीं बोलते। एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो क्या ये कुछ अलग है? ये बॉन्डिंग है। ये तो बॉन्डिंग वैसे क्या होती है, जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। लेकिन क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करता, ये मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। क्या? जो फोर्सेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के बीच में। अल्ताफ पूछ रहा है वंडरवाल फोर्सेस क्या होता है? बेटा वंडरवाल एक पर्सन का नाम है जिसने बताया था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो तीन तरह की उसने ढूंढी थी। प्रीवियस स्लाइड देखिए, वंडरवाल इज ए पर्सन, यहाँ पर वंडरवाल आपको नजर आ रहा होगा। वंडरवाल एक पर्सन था जिसने तीन तरह की फोर्सेस ढूंढी थी, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डिस्पर्शन और लंदन फोर्स। ये तीन तरह की फोर्सेस उसने बताई थी कि ये तीन तरह की फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, वो क्या होती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, लेकिन वंडरवाल ने ये तीन ही बताए थे। उसके अलावा भी होती हैं आयन डाइपोल,
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी होती हैं जो वंडरवाल ने नहीं बताई थी, लेकिन ये फोर्सेस भी होती हैं। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में, बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इनको हम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसको बॉन्ड क्यों बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट इट इज कॉल्ड बॉन्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड बॉन्ड? बिकॉज ये लगभग बॉन्ड के बराबर, लगभग बॉन्ड के बराबर स्ट्रॉन्ग होती है। केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड। बट ये जो डाइपोल डाइपोल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको हम, इनकी पावर लगभग केमिकल बॉन्ड के बराबर है, एग्जैक्टली नहीं है बट कुछ केमिकल बॉन्ड्स के अप्रोक्सीमेटली ये बराबर है, इसलिए इसको बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और क्यों हाइड्रोजन बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन इसमें पक्का मिलेगा, हाइड्रोजन इसमें आपको मिलने वाला है एट एवरी कॉस्ट, दैट इज व्हाई हम इनको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आएगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये वंडरवाल इंटरेक्शन है क्योंकि इसको वंडरवाल ने ढूंढा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डाइपोल डाइपोल वंडरवाल। ठीक है, वंडरवाल ने इसको ढूंढा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल होता क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। डाइपोल HCl का मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, हमें पता है HCl के अंदर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? मैं डाइपोल की डेफिनेशन दे रहा हूँ, सबको आनी चाहिए, बहुत काम की है, याद रख लेना। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो बॉन्ड में, एक केमिकल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर केमिकल बॉन्ड बनता है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है ना, उसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है ना। तो ये क्लोरीन नॉन मेटल है तो डेफिनेटली ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्लोरीन की तरफ चले गए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ चले गए, इसको हम थोड़ा बेटर बनाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा चले गए, हाइड्रोजन की तरफ से कम रह गए, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आया, ये सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में आंसर दो बेटा मेरे को कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया ये, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था क्लोरीन और हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेता है। दैट इज आप गेनिंग पावर कह सकते हैं तुषार बेटा। तो इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सबको समझ में आ गया? स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव क्यों आया है? क्लियर है सभी को? यस और नोट? ओके, एनीवन वन मोर जिसको ना समझ में आया वो बता सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं भाई, फिजिक्स में थोड़ा सा अब यहाँ फंडा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में पॉजिटिव पोल, जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो, और नेगेटिव साइड को बोलते हैं नेगेटिव पोल। ठीक है, तो क्या हुआ, दो पोल बन गए ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बोल रहे हैं। दो पोल बन गए, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाईपोल। दो पोल है ना, डाईपोल, या फिर सिंपली बोल देते हैं पोलर। पोलर या डाईपोल एक ही बात है। तो पोलर मॉलिक्यूल या डाईपोल मॉलिक्यूल, डाईपोलर मॉलिक्यूल एक ही चीज होती है। ठीक है, और ये परमानेंट होता है, याद रखना। क्यों परमानेंट है? क्योंकि जब तक, ठीक है, जब तक हमारे पास परमानेंट इट इज, ये परमानेंट डाइपोल होता है। क्यों? क्योंकि जब तक क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचे रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जब तक ये रहेगा क्लोरीन और HCl जब भी रहेगा, वो परमानेंट पॉजिटिव और परमानेंट नेगेटिव ही रहने वाला है। दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं डाइपोल, क्योंकि परमानेंट डाइपोल है। गॉट दिस गाइज, दिस डाइपोल इज ऑलवेज परमानेंट।
क्लियर है ये सभी को? तो हमने परमानेंट डाइपोल को जान लिया कि डाइपोल होता क्या है, कैसे बनता है, और वो परमानेंट है या टेम्परेरी। टेम्परेरी की भी बात करेंगे हम, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए बनेगा, अगर वो एटम उससे साइड से हट गया तो वो नहीं बनेगा। वंडरवाल रेडियस बताऊं बेटा, वंडरवाल रेडियस ये आप सबसे लास्ट में पूछिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, वंडरवाल रेडियस क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है, पहले हम अपना चैप्टर पूरा करेंगे, मुझे रिमाइंड करवाइएगा तुषार बेटा। तो परमानेंट डाइपोल सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि डाइपोल डाइपोल, तो मान लीजिए HCl का मॉलिक्यूल है, ये रहा HCl, एक और HCl ले लिया हमने, दो HCl ले लिए, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव होगा क्लोरीन पर, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसलिए ये डाइपोल था, दिस वाज डाइपोल, दिस इज ऑल्सो डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल इट इज। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ऊपर एग्जांपल भी सेम दिखा रखा है, और यहाँ इन्होंने फिर से 4 एग्जांपल दिखा रखा है, HCl और HCl एक दूसरे को, दोनों क्लोरीन और नेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस और नोट? ओके, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से पूछ सकता है। डाइपोल डाइपोल। अब बात आती है नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये है आयन डाइपोल, बहुत आसान है वैसे तो। आयन डाइपोल, आयन क्या होता है सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आपने NaCl पढ़ा हुआ है ना, Na पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, ठीक है, तो Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो सोडियम जो पॉजिटिव आयन, तो इसको हम बोलते हैं कैट आयन, कैट आयन पॉजिटिव आयन, और ये होता है एन आयन नेगेटिव आयन, एन आयन, ठीक है। तो ये आयन्स होते हैं। तो अगर एक आयन हो, सपोज दैट, मैं इसको सिंपल भी करके दिखाता हूँ, एक तो हमारे पास आयन है, और दूसरा क्या है हमारे पास, डाइपोल है। कौन सा डाइपोल? कोई भी ले लो, HCl ही ले लेते हैं, चलो ऊपर वाले एग्जांपल को बाद में डिफाइन करूंगा। HCl क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव हिस्सा है, ये सोडियम इस नेगेटिव हिस्से से इस तरफ से अटैच हो जाएगा, यानी कि HCl में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी। तो ये तो था आयन, और ये है डाइपोल, तो इसको हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? तो सोडियम के चारों तरफ HCl जुड़ सकता है, चारों तरफ, क्लोरीन वाली साइड से जुड़ेगा HCl, क्लोरीन वाली साइड से HCl, चारों तरफ सोडियम के जुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि उस पर तो स्लाइटली नेगेटिव है ना क्लोरीन पर, तो और वो कंप्लीट पॉजिटिव है, तो बहुत सारे HCl इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। तो आयन को डाइपोल चारों तरफ से घेर रहा है, इसको बोलते हैं आयन डाइपोल। अब बात करते हैं हम अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल की। इसका एक फायदा भी होता है, जो हमें एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। इन्होंने दिखाया है सोडियम को वाटर घेर रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, कंप्लीट स्लाइटली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कंप्लीट स्लाइटली नेगेटिव, ये बराबर होते हैं। दोनों हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने स्लाइटली पॉजिटिव मान लिया, दोनों का इकट्ठा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो स्लाइटली नेगेटिव है वो डेफिनेटली इन दोनों के इकट्ठे के बराबर उल्टा होगा इसका चार्ज, लेकिन इक्वल फोर्स होगी, तो ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर हो गई? दोनों हाइड्रोजन का इकट्ठा चार्ज ले रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा कि एक ही हाइड्रोजन लिया है दूसरा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है दोनों, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। स्लाइटली नेगेटिव, टू स्लाइटली नेगेटिव, तो हम ये कह सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में टू स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन पर, और दो हाइड्रोजन है तो टू स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, ठीक है। बट मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, टू स्लाइटली नेगेटिव या टू स्लाइटली पॉजिटिव भी थोड़ा सा ही होता है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा स्लाइटली बोल देता हूँ। ये स्लाइटली पॉजिटिव है किसका? दोनों हाइड्रोजन का, और अकेले ऑक्सीजन का ये भी स्लाइटली नेगेटिव है इकट्ठा, इसका भी इकट्ठा है, और ये भी अकेले ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन पर स्लाइटली टू स्लाइटली नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, ये टू ही होता है, मतलब हमने कोलेक्टिव ले रखा है, सबका इकट्ठा इफेक्ट। ये मत सोचना कि एक ही हाइड्रोजन का स्लाइटली पॉजिटिव लिया दूसरे वाले का नहीं लिया। ये बात सबको क्लियर है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं जरा।
तो यानी वाटर भी क्या होता है, डाइपोलर, पोलर मॉलिक्यूल है वाटर। H2O स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये सोडियम को चारों तरफ से घेर लेगा। सोचो जरा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर में ऑक्सीजन वाली साइड से वाटर जुड़ेगा, OH2, OH2 ऑक्सीजन वाली साइड से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। हर तरफ ऑक्सीजन की साइड से पानी जुड़ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव। हर तरफ आप ऑक्सीजन वाली साइड से पानी को जोड़ सकते हैं, ठीक है, OH2 स्लाइटली नेगेटिव। और इस तरह से सोडियम को ऑक्सीजन की तरफ से पानी चारों तरफ से घेर लेगा, जैसा आपको डायग्राम में शो हो रहा है। देखिए डायग्राम में क्या है, ऑक्सीजन नीचे, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे तीसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे, और ये दोनों हाइड्रोजन इस तरफ है, ऑक्सीजन सोडियम की तरफ है। तो ये टोटल 5 मॉलिक्यूल इन्होंने दिखा रखे हैं, और एक एक ऑक्सीजन चारों साइड, ठीक है। इन्होंने एक्सपेंड करके मॉलिक्यूल को दिखा दिया, हमने थोड़ा कंप्रेस करके दिखा दिया। ये मेथड जो मैंने बताया ये थोड़ा आपको इजी लगेगा, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो सोडियम इस तरह से चारों तरफ से पानी के अंदर घुल जाता है, क्योंकि पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, एक बोल बना लेता है। ऊपर भी है पानी, याद रखना, सिर्फ साइडों साइडों में नहीं है, ऊपर भी है पानी चारों तरफ से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं बेटा हम NaCl की बात कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ भी ऐसा होता है, क्लोरीन को भी पानी चारों तरफ से घेरता है, लेकिन हाइड्रोजन की साइड स्लाइटली पॉजिटिव होता है ना हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन वाली साइड से स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन वाली साइड से पानी जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, हर तरफ से हाइड्रोजन वाली साइड से पानी जुड़ जाएगा, H2O स्लाइटली पॉजिटिव, यहां पर भी H2O स्लाइटली पॉजिटिव। हाइड्रोजन की साइड से चारों तरफ से क्लोरीन को घेर लेगा पानी, और एक बोल बन जाएगी ऊपर भी नीचे भी, और इस तरह से पानी में नमक घुलता है। ये आपको फिनोमिना यहाँ क्लियर हो गया, पानी में नमक कैसे घुलता है। पानी में नमक डालते हैं, सबसे पहले वो आयंस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उसके बाद पानी के मॉलिक्यूल पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, क्योंकि पानी डाइपोल होता है ना, डाइपोलर है, मतलब उस पर स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन है, जैसा कि हमने किया कि डाइपोल होता क्या है ना। और पानी उसको चारों तरफ से घेर लेगा, किसको, सोडियम पॉजिटिव को अलग से, क्लोरीन नेगेटिव को अलग से, और उनको उठाए रखेगा, अपने साथ ही घुमाता रहेगा, और इस वजह से ये क्या होगा, चारों तरफ घूमता, मतलब पानी में नमक घुल जाएगा। क्लोरीन हाइड्रोजन से क्यों जुड़ता है बेटा, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है ना, हाइड्रोजन के ऊपर देखो, वाटर में हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, क्लोरीन पर नेगेटिव है, कंप्लीट नेगेटिव। तो नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव साइड से जुड़ेगी, और पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव साइड से जुड़ेगी। इस वजह से सोडियम ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है और सोडियम पर कंप्लीट पॉजिटिव है, तो चारों तरफ से वो ऐसे जुड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। और कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा इनके अट्रैक्शन से, बेटा इनके अट्रैक्शन से कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन है ना। आयन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, या यूं कहें कि वाटर का मॉलिक्यूल आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, चारों तरफ से उसको जोड़ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम नहीं होता, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये अलग अलग आयन और मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, ये अडक्ट है मॉलिक्यूल्स का। नए यहाँ कोई नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। पानी में चीनी घुलता है तो उसको क्या बोलते हैं, पानी के अंदर जब चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, तो हम उसको बोलते हैं, पानी के अंदर चीनी या नमक घुलने को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, और उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, वो फिजिकल चेंज होता है। क्लियर है, तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ सॉल्यूशन बनेगा, मॉलिक्यूल अलग नहीं, क्योंकि यहाँ अलग मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहा, तो उसका नाम थोड़ा होगा, ये सिर्फ आपस में अट्रैक्शन है, दैट इज क्लियर है ये सबको। तो पानी में चीनी नमक कैसे घुलता है ये भी अब आपको क्लियर होना चाहिए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, आयन था सोडियम आयन, और डाइपोल जो हमारा पानी का मॉलिक्यूल है, और ये वंडरवाल फोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वंडरवाल वाला फोर्स के अंदर आयन नाम नहीं आता, वंडरवाल ने सिर्फ 3 ही फोर्सेस के नाम दिए थे, है ना, जो भी वंडरवाल होगा हम उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ आपको सीधा सीधा लिख रखा है वही सेम एग्जांपल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब उससे नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये इंड्यूस क्या होता है भाई, डाइपोल समझ में आया, आयन और इंड्यूस, आयन भी समझ में आया, तो यहाँ जो एग्जांपल दे रखा है मैं उसी को कन्वे करूंगा, NO3 नेगेटिव।
NO3 नेगेटिव के पास में आयोडीन जैसा मॉलिक्यूल अगर उसके पास आए, अब आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन के मॉलिक्यूल में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं, और वो बराबर घूमते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों आयोडीन है। अब देखो पहले हमने किया HCl का मॉलिक्यूल, HCl क्या करता है, HCl जो है वो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, लेकिन यहाँ दोनों आयोडीन है, दोनों आयोडीन है तो कोई भी आयोडीन फोर्स बराबर है, यूं समझिए इंजन दोनों का बराबर है तो फोर्स बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा तो कोई भी अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींच पाएगा, बराबर रहेंगे, तो दोनों बराबर घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स बराबर घूम रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम्स के बीच में। बट जब NO3 इसको अप्रोच करेगा, जब ये इसके पास आएगा, अब ध्यान दे लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब NO3 इसके पास आएगा तो डेफिनेटली ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो रिपेल करेगा, जिसकी वजह से आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना जिस वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में जिस वॉल्यूम में घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम, इलेक्ट्रॉन्स का बादल है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बादल हैं ये इस एरिया में घूम रहे थे, इस एरिया में भी घूम रहे थे, ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या होने वाला है, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो डेफिनेटली इस आयोडीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरे वाले के पास कम, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूवमेंट करेंगे अब, क्योंकि नेगेटिव आयन ने इनको रिपेल कर दिया, तो इसकी वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या था, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, नॉन पोलर, जिस पर कोई पोल नहीं है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाता। बट NO3 नेगेटिव ने क्या किया, NO3 नेगेटिव ने इसको कंपेल किया, इसको प्रेरित किया, इसके साथ थोड़ा जबरदस्ती की और इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा खराब हो गया, अब एक आयोडीन के एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के पास ज्यादा। क्लियर है? जिसे यहाँ ये नेगेटिव बन गया, ये परमानेंट नेगेटिव ऑलरेडी था, और ये स्लाइटली पॉजिटिव बन गया, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करने लग गए। तो ये क्या था, दैट वाज आयन, ये आयन था, NO3 नेगेटिव आयन है। और ये क्या है, ये पहले नॉन पोलर था लेकिन अब ये पोलर बन गया, डाइपोल बन गया। पर क्यों बना, क्योंकि NO3 ने इसको प्रेरित किया, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित किया हुआ डाइपोल, किसने प्रेरित किया, NO3 ने। अगर NO3 इससे दूर चला जाएगा तो ये वापस नॉर्मल नॉन पोलर बन जाएगा, तो ये परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। जब तक NO3 है तब तक ये ऐसा डाइपोल बना रहेगा, और यही आपको यहाँ शो हो रहा है कि ये देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं है, इन्होंने ये सिमेट्रिकल दिखा दिया, बट होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ज्यादा चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर है? ये डाइपोल आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल, एक आयन है परमानेंट, दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। सभी को ये समझ में आ गया, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। गुलशन को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, सबको वॉइस में प्रॉब्लम है, ओके मैं देखता हूँ वॉइस में क्या प्रॉब्लम है। Let me check this. Is there any voice problem? क्या वॉइस प्रॉब्लम सच में हो रही है? नहीं भाई, वॉइस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, मेरी तरफ से तो सही है ना, एवरीथिंग इज ओके। हाँ भाई आवाज आ रही है मुझे तो, यस प्लीज चेक योर इंटरनेट, है ना, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए बेटा। सबको हो रही है, अकेले को नहीं हो रही, बट बेटा मैंने भी एक दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर रखा है, और मुझे वहां पर वॉइस जो है मेरी वो क्लियर है, ठीक है, दूसरी साइड से मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। जिस दूसरी डिवाइस से मैंने लॉगिन कर रखा है, आप लोगों की आईडी स्टूडेंट आईडी से लॉगिन कर रखा है, तो वहां मैं चेक कर
कि आप लोगों को आवाज आ रही है, शेयर हो रही है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब सबको क्लियर हो रही होगी, अभी तो क्लियर है ना आवाज या नहीं है? जस्ट टेल मी। पहले क्रैक हो रही थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आयन, एक आयन है NO3 नेगेटिव और दूसरा डाइपोल है इंड्यूस, जो कि इंड्यूस हुआ, प्रेरित किया उसको किसने? NO3 ने उसको धक्का मारा उसके इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से आयोडीन के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए और आयोडीन के ऊपर अब स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन गए, जिससे वो डाइपोल बन गया, है ना। और इस डाइपोल की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन आ गया, दैट इज, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ वो बोल रहा है कि नॉट पोलर गेट पोलराइज, हम इसका एग्जाम्पल कर चुके हैं, है ना, आयोडीन का मॉलिक्यूल के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये बीच में यहाँ आइफोन लगेगा। एक परमानेंट डाइपोल है आपके पास, परमानेंट डाइपोल जैसे कि HCl होता है, और दूसरा क्या है? इंड्यूस हुआ। अब हमने पीछे वाले केस में, ये तो स्लाइटली नेगेटिव होगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा। पीछे वाले केस में क्या किया था? आयोडीन और दूसरा आयोडीन, ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल था जिसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से बराबर घूम रहे हैं ना, हर तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा नॉर्मल आयोडीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब अगर मैं, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, हमने इसको इंड्यूस किया था ना पिछले उसमें। तो मान लीजिए क्लोरीन इसको अप्रोच कर रहा है, HCl के मॉलिक्यूल में क्लोरीन की साइड से ये अप्रोच होता है, तो क्या होगा? क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ये है परमानेंट डाइपोल, जो ऊपर लिखा हुआ है कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आयोडीन को, ये जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल था आयोडीन, ठीक है, और ये पोलर है, डाइपोल है HCl, तो होगा क्या? आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को वो दूसरी तरफ धक्का मारेगा, जिसकी वजह से आयोडीन पे इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम और दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए ज्यादा, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, और इस तरह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। बट ये क्या हुआ? ये इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ। इंड्यूस्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड? बिकॉज इसको इंड्यूस किया, किसने किया? HCl में क्लोरीन के एटम ने, HCl के मॉलिक्यूल में क्लोरीन के एटम ने इसको धक्का मारा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इंड्यूस्ड हो गया और डाइपोल बन गया। क्लियर है? तो ये वाला एग्जांपल भी आप इसमें दे सकते हैं कि एक डाइपोल था और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये एग्जांपल से यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन्होंने ये क्या दिखा रखा है? तो जो डायग्राम के अंदर क्या दिखा रहा है, तो डायग्राम के अंदर जो शो कर रखा है, अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में सपोज दैट इन्होंने क्लोरीन ही ले लिया, HCl, ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, साथ में इन्होंने लिया एक हीलियम जैसी गैस, हीलियम जिसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बराबर घूमते रहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब HCl में क्लोरीन इसको अप्रोच करेगा, जब क्लोरीन इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है? क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार देगा, ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव था, तो क्लोरीन हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, जिसकी वजह से हीलियम में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाएंगे, यहाँ आएगा स्लाइटली पॉजिटिव, ये आएगा स्लाइटली नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन गया डाइपोल। सेम एग्जांपल है, और ये क्या बना? ये है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ऊपर वाला एग्जांपल कुछ ऐसा ही था, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, जो नोबल गैस के साथ। तो पोलर मॉलिक्यूल एंड नोबल गैस, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसका रिवर्स, क्लोरीन और H, तो slightly positive है, ये slightly negative। तो अब क्या होगा? हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो ना, वो अट्रैक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ, यानी यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव और इस तरफ स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी डाइपोल उल्टा भी दिखा सकते हैं हाइड्रोजन की साइड से, ये समझ आ रहा है ना? ये इंड्यूस्ड डाइपोल, तो उल्टा भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसके मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए हमेशा, जब भी क्लास लग रही हो बेटा, ताकि आप लोग इजीली मुझे समझ सकें, ठीक है, चीज क्लियर हो जाए। हो रही है अब तो एकदम सही है ना? व्हाई इट इज करेक्ट आई डोंट नो।
कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई है। अभी आ रहा सभी को मेरी आवाज? अभी सबको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? जस्ट टेल मी अगेन। अभी आवाज आ रही है सबको साफ साफ? आवाज गई? आ गई? वापस आ गई? चलो ठीक है। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देखिए क्या था। HCl का मॉलिक्यूल है, परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल। हीलियम का एटम है, जब क्लोरीन उसकी साइड से जुड़ता है, हीलियम को अप्रोच करता है, दूसरी तरफ स्लाइटली नेगेटिव आ गया, मतलब ये डाइपोल बन गया। बट ये डाइपोल क्लोरीन ने इसको धक्का मार के बनाया है, ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इसको इंड्यूस बोलते हैं। प्रेरित होकर बना, किससे प्रेरित हुआ? क्लोरीन से। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन पर नेगेटिव है, हीलियम पर स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज द डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे? HCl का मॉलिक्यूल उल्टा HCl कर दिया, तो हाइड्रोजन की साइड से अगर हीलियम अट्रैक्ट हुआ तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, देखिए स्लाइटली पॉजिटिव, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो डाइपोल अब भी क्रिएट होगा, लेकिन हीलियम के इलेक्ट्रॉन वाली साइड से, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां स्लाइटली नेगेटिव बनेगा, उस साइड से हाइड्रोजन जुड़ेगा, और दूसरी साइड से हीलियम स्लाइटली पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल ही बनेगा, दोनों की कंडीशन में। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? यस और नो? अगेन होगा। आई डोंट हो रहा, अगर वॉइस फिर से जा रही है, चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से ज्वाइन करता हूँ क्लास। अभी सभी को आवाज आ रही है? ओके, चलिए मैं रिपीट करता हूँ फिर, है ना। तो देखिए भाई क्या था, HCl परमानेंट डाइपोल है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि HCl जो है वो हमारे पास परमानेंट डाइपोल। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसको मोटा करके बताऊं कि HCl जो था वो परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, तो यहाँ स्लाइडली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो HCl जब अप्रोच करेगा हीलियम जैसे मॉलिक्यूल, जब वो अप्रोच करेगा HCl, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन धक्का मारेगा, और हीलियम के ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव इंड्यूस, हीलियम को प्रेरित किया गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए, तो वो इंड्यूस डाइपोल बन गया, और दोनों डाइपोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक तो था HCl जो परमानेंट डाइपोल था, और दूसरा हीलियम, तो हीलियम के ऊपर He, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो वो दूसरी साइड में चले गए, तो हीलियम पर यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव आएगा, और ये स्लाइटली नेगेटिव था, ये स्लाइटली पॉजिटिव था, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हुए, एक परमानेंट डाइपोल, और दूसरा कौन सा है, इंड्यूस, हीलियम इंड्यूस डाइपोल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ धक्का लगाए गए। किसने लगाया? डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? फिर से ब्रेक हो रही है बेटा, आप लोग फिर से ब्रेक हो रही है, पता नहीं इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है। वेट ए मोमेंट, मैं देखता हूँ। ठीक है, इंटरनेट शायद रीस्टार्ट ना करना पड़े मुझे, देखता हूँ, बाकी मेरे इंटरनेट में गड़बड़ तो नहीं आती है कभी।
अभी बताइए बेटा, आवाज आ रही है क्या साफ सभी को? सभी को आवाज साफ आ रही है? ठीक है, ओके, देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, डाइपोल और इनके बीच की बात। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर आपको फिर समझा देता हूँ। ठीक है, समझे जरा। परमानेंट डाइपोल, डाइपोल अप्रोच किया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ने, तो डेफिनेटली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे जब सामने आएंगे, तो है ना, जिससे हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो हीलियम के इस एरिया में आ गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस एरिया में आ गया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस यहाँ है हीलियम का, है ना। तो अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी ये जो हमने इंड्यूस, ये हुआ इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको इंड्यूस किया, किसने इंड्यूस किया? इसको इंड्यूस किया क्लोरीन ने, तो इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल और ये परमानेंट डाइपोल था, है ना। तो ये डाइपोल ऑलरेडी था, और इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है सभी को? दोबारा हो रहा है, मेरे बोलते ही होने लग जाता है क्या बेटा? अजीब बात है यार, आज हो क्या रहा है, ऐसा होता नहीं है। आप लोग अपना भी इंटरनेट चेक कर लो, मैंने कई बार चेक किया है, मैं आपके साथ मीटिंग में हूँ, मुझे मेरी आवाज आ रही है बेटा, पता नहीं आप लोगों को कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है। मैंने कई बार किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो मैंने हटाकर वापस था। अभी मैं बोल ही नहीं रहा था बेटा। ठीक है, आप लोग भी रिफ्रेश कीजिए, अपना इंटरनेट चेक कीजिए। आई थिंक क्योंकि यहाँ पर मेरी साइड से अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और आपको खैर वो भी मिलेगी रिकॉर्डिंग भी, अगर इसमें कोई तकलीफ हो रही है तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के अंदर आई थिंक सब कुछ समझ आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। लास्ट है ये लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, इसके बाद में सिर्फ बचेगा एक, और वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लंदन और डिस्पर्शन फोर्स को करने से पहले सिंपल बता देता हूँ, बहुत आसान होता है लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। मान लीजिए दो हीलियम के एटम्स हैं, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर घूम रहे हैं, तो क्या होगा? इंग्लिश में ये दोनों एक मोमेंट्री, ये हीलियम था, ये हीलियम है, ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो मोमेंट्री डाइपोल, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए हीलियम का न्यूक्लियस इस तरफ रह गया, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हीलियम है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो वो दूसरी तरफ चले गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो ये बन गया स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये हो गया स्लाइटली पॉजिटिव, और इस तरफ हो गया स्लाइटली नेगेटिव। कब बनाइए? मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनाइए, मोमेंट्री डाइपोल बोलते हैं इसको, मोमेंट्री, ये मोमेंट्री डाइपोल बन गया, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ये डाइपोल बन गया, ठीक है, दैट इज मोमेंट्री डाइपोल। कैसे बना? जब हम दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आते आते दोनों एटम्स ने रिपल्शन शुरू किया, तो उसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट जाने लग गए, जिससे कभी ना कभी गलती से ये लेफ्ट राइट जाते जाते यहां आ जाएंगे इस कंडीशन में, तो इस हीलियम के ऊपर आ गया मोमेंट्री डाइपोल, ये डाइपोल बन गया। और ये डाइपोल क्या करेगा? दूसरे हीलियम के एटम को, ये वाले दूसरे हीलियम के एटम को भी ये ऐसा ही बना देगा, तो दूसरे हीलियम के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दूसरे हीलियम के एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हीलियम के भी घूमने लग जाएंगे, ठीक है, जिससे इस हीलियम पर भी स्लाइटली पॉजिटिव इस तरफ, स्लाइटली नेगेटिव इस तरफ, तो ये क्या बन गया? ये इंड्यूस हो गया, प्रेरित किया, इसको किसी ने जबरदस्ती बनाया, इंड्यूस्ड, ठीक है,
इंड्यूस्ड डाइपोल, ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस किया किसने, किसने, अब देखिए इंड्यूस हो गया, कैसे बना इंड्यूस, क्योंकि पहले वाले डाइपोल ने जो मोमेंटरी गलती से बन गया था, दूसरे वाले हीलियम को भी डाइपोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे दोनों के बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। तो इसको बोलते हैं मोमेंटरी फोर्स ऑफ, मतलब डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्ज क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया, फैल गया, इलेक्ट्रॉन्स फैल गए, जिसके फैलने की वजह से हीलियम के ऊपर डाइपोल क्रिएट हो गया। एक डाइपोल क्रिएट हुआ जो मोमेंटरी था, दूसरा डाइपोल क्रिएट हुआ वो इंडक्शन से, वो जबरदस्ती पैदा किया गया, और इस तरह से दोनों डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन हो गई। इस वजह से इसको डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स भी बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन और लंदन फोर्स, और ये वंडरवाल फोर्स ही होती है, याद रख लेना। ये वंडर या डिस्पर्शन के पास यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, तो गलती से अगर एक हीलियम ऐसा हो गया जिससे यहाँ स्लाइडली नेगेटिव, यहाँ स्लाइडली पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, आप किसी भी तरफ स्लाइडली नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हो, डोंट वरी, बट दूसरे वाले हीलियम में फिर वैसा ही बनाना होगा। तो दूसरे वाले हीलियम में भी दूसरी तरफ ही बनेगा, स्लाइडली नेगेटिव बनेगा और ये स्लाइडली पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो गलती से तो ये बना मोमेंटरी डाइपोल, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, और ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल, इंडक्शन से बना, इस हीलियम ने इसको बनाया, और इसको फोर्स, क्योंकि चार्ज डिस्पर्स हो गया, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। ये डायग्राम भी अब आप उससे देख सकते हैं, डायग्राम विद एग्जांपल, बस यही आपको याद करना है, ठीक है। ये डेफिनेशन है उसकी। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर ऐसा हुआ, ठीक है, और मॉलिक्यूल जो था वो डिस्टोर्ट हो गया, खराब हो गया, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो गए, फैल गए इधर उधर, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना जिसकी वजह से, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल को हम बोलते हैं मोमेंटरी डाइपोल, जिसने दूसरा क्या किया, इंड्यूस्ड डाइपोल बनाया, और उस इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ में इसने अट्रैक्शन कर ली, दैट इज कॉल्ड लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, क्लियर ये सभी को? यहां तक गलती से टाइम के लिए हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं, हीलियम एटम पड़ा था ना, उसको उसने धक्के से डाइपोल बना दिया, और इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। वो चेन रिएक्शन कैसे शुरू होती है पता है? मान लीजिए ये हीलियम था, ठीक है, ये गलती से इस तरह से बन गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन गलती से यहाँ तक फैल गए, तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले हीलियम के साथ वही काम करेगा, ये उसको ये धक्का मारेगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर भी आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट वाला अपने पास वाले के पास करेगा, ठीक है, और इस पे भी स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, और इनके बीच में भी अट्रैक्शन आ जाएगा, और इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, चेन रिएक्शन, और जिसकी वजह से हीलियम गैस जो है वो लिक्विड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गया, तो हीलियम गैस लिक्विड हो जाएगी। समझ गया ये बात? अल्ताफ बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू, ये समझ में आ गया? यस और नॉट? समझ में आ गया बेटा? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके, तो इस तरह से ये क्रिएट होता है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए क्या है, वाटर के अंदर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और HCl में कौन से होते हैं? तो वाटर के अंदर डेफिनेटली H2O स्लाइटली नेगेटिव, और दूसरा H2O ये भी स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ भी स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल, ये परमानेंट डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल होते हैं हमारे हिसाब से, ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो होना तो ये चाहिए कि दोनों में डाइपोल डाइपोल है, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल है, जैसा कि मैंने सबसे शुरू में बताया था, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बट हमें कैसे पता लगेगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है? इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट वाले कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये डाइपोल डाइपोल नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाले हैं, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, HCl, एक और HCl है, ये तो हम शुरू से एग्जांपल उठा रहे हैं ना, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, है ना, ये था डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, ये भी डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सही है, बट इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड।
क्लियर है? तो यहाँ इन्होंने आंसर दे रखा है, एक में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरे में होगा डाइपोल डाइपोल। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन की होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 3, इसका भी 0.5 कम करना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है सभी की, ठीक है, तीनों की। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपने पीरियड के, अपने ग्रुप के, और सबसे छोटे भी हैं अपने ग्रुप में, सबसे छोटे एलिमेंट भी हैं और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हैं। जब ये तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, याद रख लेना, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, बस इतना ही है। उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या हो सकती है। हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो HF बनाएगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा HF होगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। दोनों HF एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये डाइपोल है, डाइपोल। दूसरा ये भी डाइपोल है, ठीक है, बट ये स्ट्रोंगेस्ट वाले हैं इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सभी डाइपोल बनाएंगे बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन यूज हो रहा है। अब सेम एज इट इज अगर दूसरा एटम हो, वाटर ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिया मैंने, अब सेकंड वन ऑक्सीजन है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन चल रहा है तो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, है ना, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। क्यों? डाइपोल डाइपोल है दोनों बट हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन में से कोई हो। अब अमोनिया को लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, NH3, अमोनिया हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाएगा। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल याद होने चाहिए आपको। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है? सभी को हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर है, यस और नोट? दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर गाइस। सबको ये समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड? चैट बॉक्स में बताइए मुझे यस और नोट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे वो मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे, और उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, इसलिए उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, ना कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दैट्स इट अबाउट द टुडेज लेक्चर। किसी को इस है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। जस्ट आस्क मी योर डाउट्स, एनीवन हैव एनी डाउट, यस और डाउट है किसी को? जस्ट टेल मी योर डाउट्स। हाँ, इसका PDF मिल जाएगा बेटा, डेफिनेटली आपको इसका PDF मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, नो डाउट। ओके, मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, है ना। ये 3 नहीं बनेंगे जब भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होगा ना बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, आपको एटम ढूंढने हैं, इन तीनों में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। किसी भी तरफ हाइड्रोजन हो, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एडेड होगा तब उनके बीच में हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दिए हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसा कहीं पर भी हो सकता है, you must have to learn the 4 atoms, nitrogen, oxygen, fluorine with hydrogen. When it is interacted toward each other, then this is called hydrogen. क्लियर है तुषार बेटा, है ना। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर रहा हूँ इसकी।